सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम जितेंद्र कुमार राज और मैं आपके सामने आज की क्लास में फर्स्ट क्लास होगी हमारी इंग्लिश की डेमो क्लास है बच्चों। एक बार फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाए। और आज की क्लास में आपकी फर्स्ट क्लास जो डेमो होगी इंग्लिश की, इसमें हम बात करेंगे आज जो भी आप टॉपिक बताएंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कहानी को कि इंग्लिश की जो फाउंडेशन है वो कहाँ से होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। तो आज की जो क्लास होगी बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। एक बार फटाफट जुड़ जाए आप लोग। क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? इज इट ऑडिबल टू यू? एक बार फटाफट बता दीजिए, आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए एक बार बता दीजिए, आवाज़ आ रही है सभी को? तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों आज टेंस की, सबसे पहले क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए टेंस होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर टेंस में अच्छी आपकी कमांड है, आपका अच्छा कंट्रोल है उसके ऊपर, तो आप उसके बाद कुछ भी, चाहे उसमें एक्टिव हो, फिर पैसिव हो, फिर नरेशन हो, या आपकी जो भी इंग्लिश है वो इसी पर पूरी बेस्ड होती है। अगर आपको टेंस की अच्छी नॉलेज होगी तो आप जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच आपके, चाहे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, जितनी भी चीज़ें वो सब इसी में लगने वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें आज की क्लास में टेंस को। ठीक है बेटा, तो टेंस जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए बच्चों, तो टेंस जो ये शब्द है आपने अपनी लाइफ में पहली बार कब सुना होता है? टेंस, अगर हम बात करें बच्चों इस टेंस की, तो आपने टेंस वर्ड ये पहली बार कब सुना होता है बच्चों? कौन सी क्लास? अगर कमेंट में बताएं फटाफट, कौन सी क्लास में आपने टेंस पहली बार पढ़ा होगा? शाबाश। और ऐसा इस टेंस में क्या है जो आपके लिए टेंशन बन जाता है? आज की क्लास में कुछ जीरो से बताऊंगा आपको टेंस कैसे बना, टेंस के जो ये रूल्स कैसे बने। रूल्स बिल्कुल भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, याद रखना। कोई भी रूल आसमान से बन के नहीं आया है। अगर आप ये समझेंगे कि ये रूल है इसको रट लो, तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को समझना कि रूल की फॉर्मेशन हुई कैसे है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। अदरवाइज आपने यही चीज़ फोर्थ में पढ़ी, फिफ्थ में पढ़ी, 10th 12th और अभी भी आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने समझने में कोई गलती करी है, आपने रटने पे ज़्यादा ध्यान दिया है बच्चों। ठीक है, जब बच्चों हम बात करते हैं टेंस की, यहाँ पे जब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे टेंस की, तो टेंस जो हमारे पास शब्द है बच्चों, टेंस, अगर हम इसकी बात करें, टेंस की बच्चों बात करें, तो ये टेंस शब्द हमारे पास बच्चों सेंटेंस से निकल के आया है। किससे बच्चों? सेंटेंस। ध्यान से देखना सेंटेंस। और सेंटेंस में हमें मालूम होगा बच्चों तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। सभी भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चों, एस, वी और ओ। क्या कहा बच्चों मैंने? एस, वी, ओ। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखना बच्चों, जहां पे भी सेंटेंस होंगे तो वहां टेंस होने कंपलसरी है, और जहां टेंस होगा वहां सेंटेंस होना कंपलसरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या उसको बात समझ में आ रही है सर? हाँ, मैं ये कह रहा हूं जहां पे भी बच्चों हमारे पास सेंटेंस होगा वहां टेंस होना कंपलसरी है, और जहां पे भी टेंस होगा सेंटेंस होना अपने आप में डिजर्विंग है। तो बच्चों एक छोटी सी बात को समझा जाए कि हम डिकोड कैसे करेंगे टेंस को। टेंस को समझने के लिए सेंटेंस की तीन बातें ध्यान रखना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और एक छोटी सी आपको बात बताऊं मैं, बहुत छोटी सी बात। रावण को कभी नहीं मार पाते बल के आधार पे, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था, सभी को मालूम था। राम ने रावण को मारा टेक्निकल तौर पे, टेक्निकली मारा गया था उनको। तो वो टेक्निक क्या थी कि विभीषण ने बताई थी उनको कि इस तरीके से हमारी ये मर जाएगा। तो वही से मैं आपको यहां भी समझना है बच्चों कि टेंस को सीखने के लिए पहले किस चीज पर अच्छी कमांड होनी चाहिए आपको बेटा। टेंस का जो पूरा लेना देना है बच्चों वो है किससे बेटा? वर्ब से। किससे बेटा? वर्ब से। बात समझ में आ रही है? अगर आप वर्ब को अच्छे से पढ़ लोगे, वर्ब की स्टोरी को बढ़िया से समझ जाओगे, वर्ब की कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, तो टेंस अपने आप को बहुत इजी लगेगा, आपको बहुत इजी लगेगा। क्योंकि मैं अगर समझाना चाहूँ बच्चों आपको, टेंस की अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पे टेंस को बच्चों अगर हम लोग डिफाइन करने का काम करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन बनाते हैं, अगर बच्चों हम टेंस की डेफिनेशन बनाते हैं तो समझ में यह आएगा, इट रिप्रेजेंट्स एक्शन
along with time। क्या बच्चों, इट रिप्रेजेंट्स एक्शन along with time। मतलब ये क्या करता है हमारा टेंस, किसी भी एक्शन को बताता है टाइम के रेफरेंस में। हाँ बच्चों, किसके, टाइम के रेफरेंस में, बेटा शाबाश। ठीक, ध्यान से समझना, टेंस का काम क्या होता है कि किसी भी एक्शन को बताना उसके टाइम के रेफरेंस में। ठीक है बेटे, अगर हम इसको एक तरीके से और हम समझे, वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बच्चों, वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। जो हमारे पास बच्चों वर्ब की वेरिएशन होती है, वर्ब की जो वेरिएशन होती है, वर्ब की फॉर्म की जो वेरिएशन होती है बेटा, उसको हम टेंस कहते हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप टेंस पढ़ने का काम करते तो आपके दिमाग में छोटी सी बात और आती होगी, टेंस और टाइम आती है सभी दिमाग में, बिल्कुल आती होगी बच्चों, ध्यान रखना। टेंस और टाइम क्या दोनों एक ही चीज है, क्या दोनों में कुछ डिफरेंट है? तो जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं बेटा एक बार। ठीक है, अगर बच्चों यहां पे हम समझने का काम करें टेंस को, और वहीं बच्चों दूसरों समझने का काम करें हम लोग टाइम को, तो इन दोनों में छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस है, ध्यान से समझना बच्चों। डिफरेंस क्या होगा, पहला हमारा बेटा, टेंस जो अपने आप में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या बच्चों, टेंस एक अपने आप में, टेंस बच्चों एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये फुली ग्रामर बेस्ड है। लेकिन जो टाइम है बेटा ये यूनिवर्सल है। इसको कहने का मतलब मैंने क्यों कहा ऐसा, जो समझना बच्चों, मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि टाइम अपने आप में बच्चों ध्यान से समझना, टाइम अपने आप में एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होने का मतलब ये ग्रामर बेस्ड है। हर लैंग्वेज की अपनी एक अलग ग्रामर होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर आ गई तो आपको हिंदी की भी आ गई होगी, उर्दू की भी आ जाएगी, फ्रेंच की भी आ जाएगी, नहीं, इसीलिए इसे ग्रामर बेस्ड कहा गया। ठीक बेटा, लेकिन जो लैंग्वेज है बच्चों वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इंडिया में टाइम देखना आ गया तो आप कहीं भी टाइम देख सकते हैं, क्योंकि जो टाइम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हर जगह ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे एक दिन में 24 घंटे, एक मिनट में 60 सेकेंड, एक घंटे में 60 मिनट। तो वही चीज़ समझाया गया है कि टेंस अपना ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और हर लैंग्वेज का, ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वही ऑन द अदर हैंड टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, दूसरी बात अगर हम समझने का काम करें, यहां पे जो ये हमारा टेंस होता है, इट इज बेस्ड ऑन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। बच्चों किस पर बेस्ड है ये, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर बेस्ड है हमारा टेंस। जहां भी आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिख जाए बच्चों, वो समझ जाना कि टेंस है। बट ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट, टाइम क्या होता है, रिप्लाई ऑफ व्हेन। जो व्हेन का रिप्लाई होगा, जैसे एग्जांपल समझे बच्चों, अगर हम लोग एग्जांपल समझने का काम करें, जैसे लिख दिया मैंने टुडे, यस्टरडे, नाउ, ETC। ठीक है बेटा, तो दो बातें हमने यहां समझी बड़ी प्यार से कि टेंस और टाइम। पहले हमने टेंस को डिफाइन किया बच्चों, फिर दूसरा हमने एक बात याद रखना, डिफाइन से याद आया बच्चों, ये डिफाइन, ये जो वर्ड है आपके सामने, इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से याद रखना। ऑलमोस्ट एवरेज बच्चे गलत लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। बच्चे क्या लिखते हैं बेटा, यहां पर समझना बच्चों की स्पेलिंग ऑलमोस्ट क्या होती है, ये ऑलमोस्ट ये लिखते हैं डेफिनेशन। बट माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नो एनी वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर लाइक दिस and you write it here wrong because you pronounce it wrong, because what we pronounce what we write my dear student। जो हमारी pronunciation है वही हमारी हेल्प करती है राइटिंग में, स्पेलिंग के। तो अगर आप गलत प्रोनाउंस करेंगे तो गलत लिखेंगे सर। ठीक है, ध्यान देने चीज का। वापस कम टू द पॉइंट, हमने ये पढ़ा टाइम और टेंस को, दो बातें समझी कि टेंस हमारा जो होता है बच्चों वो ग्रामेटिकल है और टाइम हमारा यूनिवर्सल है। टेंस हमारा बेस्ड रहता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और टाइम बच्चों जो हमारा बेस्ड होता है वो रिप्लाई ऑफ व्हेन होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, वो प्यारा सा क्वेश्चन दूंगा, आपको ये समझना है बेटा। ठीक, मैंने क्वेश्चन लिखा यहां पे, आई वॉज इल
नाउ। क्या ये सही है गलत है? हाँ भाई, क्या ये सही है बच्चों? सही है? नो सर। क्या सही होगा फिर? जल्दी बताओ। शबाश सब सही क्या होगा बताओ मुझे बहुत फटाफट आप। हाँ ये गलत है, सभी को पता है, क्योंकि दिख के लग रहा है कि सर ये देखने में कि आई वाज इल नाउ अपने आप में गलत है, लेकिन मेरा यहाँ आई एम इल क्यों होगा? क्यों एक साथ नहीं लगेंगे बेटा? यही चीज समझना है, बेसिक्स यहीं पे छुपा हुआ, ध्यान रखना बेटा। मैं ये भी तो कर सकता हूं कि आई वाज इल यस्टरडे कर दूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को आई वाज इल यस्टरडे कर दूं तो ठीक होगा? हाँ जी। अगर मैं उस नाउ को यस्टरडे भी तो कर सकता हूं बच्चों। मेरे पास दो ऑप्शन है, ध्यान से समझते हैं मेरी बात को। दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कह रहा है कि सर जो ये लिखा हुआ हमारे पास, एक ऑप्शन ये कह रहा है कि सर इस वर्स को ठीक मानो और यहां पे इंप्रूवमेंट कर दो, आप यस्टरडे कर दो। क्या बच्चों? इस वर्स को ठीक मानो और नाउ पे आप यहां पे इंप्रूवमेंट कर दो। एक ऑप्शन कह रहा है हमारे को। और दूसरा मैं कह रहा ना जी ना, ये जो नाउ है ना इसको सही मानो और यहां पे इंप्रूवमेंट कर दो। क्योंकि बच्चों जो नाउ है यहां पे ये रिप्लाई ऑफ टाइम है। क्या बच्चों? ये रिप्लाई ऑफ टाइम है, ये टाइम का रिप्लाई कर रहा है, व्हेन का रिप्लाई कर रहा है, ठीक। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ये वर्ब है, मैंने आपको बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा आंसर ठीक होगा बेटा? बेटे यस्टरडे अगर स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते आप, आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक। कौन सा सुटेबल होगा बच्चों कि मैं इसको यस्टरडे में चेंज कर दूं, यस वॉज को एम में चेंज कर दूं? इसी बात को समझाने के लिए बेटे आपको यहां पे छोटी सी बात बता देता हूं, बहुत कायदे की याद रखना, लाइफ टाइम तो मैं याद रहनी चाहिए बात ये। क्या सभी को दिख रहा है यहां तक? हाँ, टाइम ऑलवेज डिसाइड्स टेंस। क्या कहा बच्चों मैंने? डिसाइड्स टेंस। इस बात को याद रखना बच्चों, टाइम ऑलवेज डिसाइड टेंस, ना कि टेंस डिसाइड टाइम्स। गेटिंग माई पॉइंट सर? सभी को बात समझ में आ रही बेटा? ये जो आपने बताया ना आंसर आई वाज इल यस्टरडे, ये सुटेबल आंसर नहीं है आई वाज यस्टरडे वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम हमारा बच्चों प्रेजेंट में, और टाइम डिसाइड करता है टेंस को। सभी को बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? समझ में आई तो फटाफट एक थम्स अप दे दो। शाबाश, गुड। याद रखना बच्चों, कभी भी जब भी आप चाहे ट्रांसलेशन करें, चाहे स्पॉटिंग एरर में जाए, कहीं पे भी अगर आपको वहां पे टाइम गिवन है, टाइम मतलब रिप्लाई ऑफ व्हेन, रिप्लाई ऑफ व्हेन बच्चों एडवर्ब होता है। क्या होता है बेटा? एडवर्ब होता है। अगर आपको वो गिवन है तो वो आपकी हेल्प करेगा टेंस को आइडेंटिफाई करने में, और टाइम के अकॉर्डिंग आपको टेंस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। ठीक, दूसरी बात बच्चों समझना, वहां पे हमारा जो आंसर होगा बच्चों, यहां पे हमको इंप्रूवमेंट क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमें करना पड़ेगा एम। क्या करना पड़ेगा बच्चों? एम, क्योंकि हमारा ये टाइम जो है बच्चों प्रेजेंट है और ये हमारा वॉज पास था, टेंस। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी बात हमें यह समझना है कि जो ये टेंस है एक रिलेटिव टर्म है बेटा। क्या बच्चों? रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब पता क्या होता है बेटा? शाबाश, रिलेटिव टर्म। शाबाश, एक बार जब बताना कमेंट में रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है। हाँ बच्चे, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? जल्दी से। अब याद, यही तो प्रॉब्लम है बेटा कि ये जो बचपन में पढ़ा था याद नहीं आ रहा, ये सब जो चीजें है ना बेटे, ये जो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने रट के समझी चीजों को। अगर आप एक बार टेक्निकली समझ जाए तो ज्यादा इसमें कुछ हाथापाई नहीं करनी पड़ेगी आपको कि बार बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। ये लैंग्वेज है सर। और याद रखना, जब भी तैयारी करो इन चीजों को तो अब की बार आखिरी बार, क्या मैंने कहा? अब की बार आखिरी बार सोचे करना। एक बार अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली चीज समझ गए कि क्या कॉन्सेप्ट है तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आज की क्लास में मैं आपको ये टेंस के जितनी भी, जहां तक हमारी क्लास पहुंचेगी, चाहे हम रूल कवर करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करें, जहां तक कवर करेंगे बच्चों, आई होप दोबारा आपको वो पढ़ना नहीं पड़ेगा।
लेकिन आप ध्यान से अटेंटिव होकर चीजों को देखना, और कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर दोबारा बताइए ये क्या चीजें कैसे हैं, ठीक है। यस, हम टेंस का बिल्कुल टेंस का बेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा ध्यान रखना जितना अच्छा बेस होगा उतना अच्छा आपका आगे एडवांस बनने वाला है। क्योंकि टेंस अगर आपको बेस समझ में आ गया तो आप उस सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। वॉइस, नरेशन, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है सारे बेटे इसी में इंप्लीमेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है समझो बेटा। मैंने ये कहा एग्जांपल के तौर पे, मैंने ये कहा रिलेटिव टर्म का मतलब, अगर आपके पास 20 रुपए हैं, अगर आपके पास मान लो 20 रुपए हैं, वो कम है या ज्यादा है? बच्चों आपके पास अगर 20 रुपए हैं तो वो कम है या ज्यादा है? फटाफट बताओ एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में। 20 रुपए क्या है बच्चों, कम है या ज्यादा है? शाबाश। नीड पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड, जो आपने रिप्लाई लिखा ना इसी को कहते हैं बेटा रिलेटिव टर्म। इट्स डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, है ना, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? जो टेंस हमारा होता है ना बेटा, ध्यान से समझना, ये कोई भी टेंस हम चाहे प्रेजेंट बताएं, पास्ट बताएं, फ्यूचर बताएं, ये कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। अगर हम 20 रुपए की तुलना करेंगे या अगर हम कंपेयर करें 20 रुपए को 50 रुपए से तो ये कम है, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें बच्चों 10 रुपए से तो ये ज्यादा है। सेम इसी तरीके से बेटा, अगर कोई भी टाइम हो हमारे पास, कोई भी टाइम हो, सपोज करो मैंने ये टाइम लिखा 2026, ये कौन सा टाइम है बेटा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन सा टाइम है? वी कांट जस्टिफाई ये कौन सा टाइम है, वेदर इट इज पास्ट और प्रेजेंट या फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है ये। बट अगर हमारे को ये नहीं पता कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, जिस टाइम से हम कंपेयर करके बताएंगे, हम इसे बता ही नहीं पाएंगे कौन सा टाइम है ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। सेम बच्चों मैथमेटिक्स की तरह, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में बेस, तो ये मालूम होगा कि जीरो होता है, जीरो के सारी चीजें आगे क्या होती है बच्चों? जीरो के सारी चीजें आगे पॉजिटिव होगा और पीछे क्या होगा बेटा? इधर नेगेटिव होगा। ऐसे ही हमारे पास बच्चों क्या होता है इंग्लिश में, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट की जितनी भी चीजें आगे होंगी बेटा सब क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा, और जितनी भी चीजें बच्चों से पीछे होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? पास्ट। क्या कहलाएंगे बेटा? शाबाश, पास्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी होगी, पहले तो ये रिलेटिव टर्म है। दूसरा बेटा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस इज अ डिफॉल्ट क्या आ गया भाई, ये क्या खुल गया हमारे पास? इज अ डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट। मतलब मैंने ये लिखा बच्चों, किसी भी टाइम को अगर आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट टेंस को, जो प्रेजेंट टेंस हमारा था उसको डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। इट मींस यू हैव टू कंपेयर इट टू प्रेजेंट टेंस। बात समझ में आ गई? हम किसी भी टाइम को अगर कुछ भी बताना चाहते हैं तो प्रेजेंट टाइम जो हमारा वर्तमान में समय चल रहा है बच्चों, उसी से कंपेयर करते हैं और उस बेसिस पे बताते हैं वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जैसे 2026 समझना, ये आज की कंपैरेटिवली क्या हो बच्चों? अगर हमारा प्रेजेंट चल रहा है 2024, क्या चल रहा है बच्चों? 24 चल रहा है, तो आज के अकॉर्डिंग क्या हो बच्चों? ये 2026 पास्ट हो गया, हाँ या ना? हो गया बेटा पास्ट। लेकिन अगर मैं ये कहूं, सपोज करो आपकी याददाश्त चली गई और आपको ये नहीं पता आज का समय क्या चल रहा है, और मैंने आपको बताया कि जो आज का समय हमारे पास चल रहा है, जो आज का समय चल रहा है वो बच्चों वो 1999 चल रहा है। ये हमारा अगर प्रेजेंट है मान लो, तो ये क्या हो गया बेटा? यही टाइम पास्ट हो गया। इट मीन समय अपने आप में कुछ नहीं है, इट मीन समय अपने आप में, हाँ समय अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसको हम कंपेयर ना करें। और हमारा जो बच्चों प्रेजेंट टेंस होता है वो एक डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट होता है। हम किसी भी टाइम को उसी से कंपेयर करते हैं, उसके बाद बताते हैं वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। बात समझ सबको आ रही बेटा? बात समझ में आ रही? मैं क्या बता रहा हूं
किसी भी टाइम को हम इसी से कंपेयर करते हैं, किससे बच्चों, प्रेजेंट टेंस से कंपेयर करते हैं और फिर अब बताते हैं वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। हाँ, अगर इसको 1999 हमारा प्रेजेंट होगा तो 2026 बिल्कुल फ्यूचर होगा, लेकिन अगर यही हमारा जो प्रेजेंट है इसको हटा के हमने कह दिया 2048 कर दिया सर, तो ये क्या होगा, ये पास्ट हो जाएगा। क्योंकि सारा खेल यहाँ किसका डिपेंड है बच्चों, सारा खेल यहाँ पे डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस पॉइंट का। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि जो टेंस है हमारे पास ये रिलेटिव टर्म है। ये क्या है बच्चों, रिलेटिव टर्म। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस में क्वेश्चन होता है कि हम मोशन में है कि नहीं है, और मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं मोशन में हूं कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि मेरा रेफरेंस पॉइंट, अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट ये कैमरा है तो इसके लिए बच्चों इस समय मैं खड़ा हूं, मैं कांस्टेंट हूं, स्टेशनरी कंडीशन में हूं। लेकिन अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट सूरज हो जाए तो मैं मूव कर रहा हूं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बेटा किस पे, रेफरेंस पॉइंट। ठीक, आगे बढ़े। अब इसके बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि जो इसके रूल बने हैं सर, ये रूल बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होता है। और ये मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, एक इसका जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है, अगर एक बार आप समझ गए तो पूरी लाइफ टाइम शायद नहीं भूलेंगे बेटा, ध्यान रखना। ठीक है भी, आगे बढ़े बच्चों। देखिए, जो हमारे पास ये वर्ब की फॉर्म, मैंने स्टार्ट में बताया था कि टेंस पूरा डिपेंड किस पे करता है, वर्ब की फॉर्म पे बेटा। ठीक है, जो हमारे पास बच्चों ये वर्ब की फॉर्म थी, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकेंड फॉर्म, एक होती है बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक होती है आईएनजी फॉर्म। ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो ये जो वर्ब की फॉर्म है ना बेटा, हमें इनके नंबर, मैथ तो पढ़ नहीं रहे कि नंबर का गेम हो, यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ठीक, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। और बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। और आईएनजी को क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझ, इसकी स्पेलिंग में आप मिस्टेक करोगे कंटिन्यूअस की, तो ध्यान से CONTINU होता है बेटा, ध्यान रखना। बच्चे करते हैं NOUS लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और मैंने स्टार्ट में बताया था आपको बेटा कि जो वेरिएशन होती है हमारे पास वर्ब की फॉर्म में, वही एक्चुअल में टेंस होता है। और टेंस जब भी आप सीखने का काम करें, पहले आप 3 फॉर्म से वर्ब अच्छे से पढ़े, 100-150 आपको याद होनी चाहिए जनरली, उसके बाद आप आगे इसको लेके चले। ठीक है बेटा, ठीक है जी, आगे। अब मैं यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई, एक दो सेंटेंसेस भी लिख देता हूं, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं सेंटेंस लिखा, आई राइट पैराग्राफ 1, आई रोट पैराग्राफ, आई डैश पैराग्राफ, बेटे एक बन के टेंस बताओ फटाफट जल्दी से। पहला हमारे पास है आई राइट पैराग्राफ, सेकंड आई रोट पैराग्राफ, थर्ड है हमारे पास आई डैश राइटिंग पैराग्राफ, फोर्थ है हमारे पास आई डैश रिटन पैराग्राफ। यूजुअली जो आपके सामने वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है ये आपकी हेल्प करेंगे बताने में। जो आपके पास फर्स्ट फॉर्म लिखी है बेटा, जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी है ये राइट हमारे पास क्या है बच्चों, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये हमारे पास आईएनजी है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, बट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूअस वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी नीड हियर व्हाट, समथिंग मोर। हमें ये नहीं पता कि ये राइटिंग है आईएनजी फॉर्म में, कौन सी फॉर्म बेटा, आईएनजी है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, पर ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस हमें नहीं पता। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
एक कुछ नया यहाँ पे यूज करेंगे, कुछ यहाँ पे हमें और चाहिए होगा। और एज वी नो दैट जो चोर का साथ देगा वो चोर कहलाएगा, तो जो वर्ब का साथ देगा बच्चों वो भी वर्ब कहलाएगा, बट हेल्पिंग वर्ब। क्या बेटा? हाँ, जो वर्ब का साथ देगा वो वर्ब कहलाएगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम लोग। अभी ये कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। अभी बस इतना ही कॉन्टिन्यूअस है, पर ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ये डिसाइड करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, ठीक। लेकिन मैं कुछ समझा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझो पहले बेटा रूल्स के लिए। ऐसे ही हमारे पास ये लिखा हुआ जो रिटर्न है बेटा, ये थर्ड फॉर्म है। क्या बेटा? ये थर्ड फॉर्म है। अब जो थर्ड फॉर्म हमारे पास लिखा हुआ ये रिटर्न, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और ये फ्यूचर का भी हो सकता है। तो हम कैसे बताएंगे हमें कि मालूम चले कि सर ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? दैट्स व्हाई वी नीड हियर समथिंग मोर, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। बेटे याद रखना, हमें हेल्पिंग वर्ब की यहां जरूरत पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं यहाँ पे। हम अगर बात करें बच्चों इंडेफिनिट टेंस की, तो इंडेफिनिट के लिए बेटा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू। क्या बच्चों? डू। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए बेटा हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बी। और बेटा अगर हम लोग बात करें परफेक्ट टेंस की, तो हमें यहाँ पे यूज करना होता है हैव। बात समझ में आ गई? इंडेफिनिट के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट के लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं डू, कॉन्टिन्यूअस के लिए बी, और परफेक्ट के लिए बेटा हैव। ठीक है, आ जाओ। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा हमारे पास? डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज होती है। सेकेंड फॉर्म बेटा डिड होती है। थर्ड फॉर्म बेटा डन होती है। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है बेटे? डूइंग होती है। कॉन्टिन्यूअस की बेटा हम बात करें, अगर बी हमारे पास है तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। बात करें बच्चों यहाँ पे हम हैव की, तो हैज और हैव, हैड, हैड, और ये होगा हमारे पास हैविंग। देखो ये तो आपको बच्चों ऑलरेडी पता ही होगा कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। अगर हम बात करें इसमें डू डज में कौन सिंगुलर है, इज एम आर में कौन सिंगुलर है, वॉज वर में कौन सिंगुलर। तो एक बेसिक ट्रिक याद रखना, जिन हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस है, एस बोले तो सिंगुलर। क्या मैंने कहा? जिन हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में बच्चों क्या है? एस है, एस बोले तो सिंगुलर बेटा, वो हमारे पास क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और जिनके लास्ट में एस नहीं है बेटे वो होते हैं प्लूरल। जैसे एग्जांपल देखो, डज के लास्ट में क्या है हमारे पास बच्चों? एस है, सिंगुलर हो गया। इसके लास्ट में क्या है? एस है, सिंगुलर हो गया। हैज के लास्ट में क्या है? एस है, सिंगुलर हो गया बच्चों। वॉज के लास्ट में एस है, सिंगुलर हो गया बेटा, ध्यान रखना। ठीक। और जिनके लास्ट में एस नहीं है, जैसे ये देखो हमारे पास ये सब प्लूरल है। ठीक, हालांकि ये आपको पहले से ही पता होगा, नो नीड टू एक्सप्लेन इट। ठीक, अब बात करते हैं रूल कैसे बने बेटा। मैं आपको रूल को समझाता हूं, बेसिक्स। ये रूल कैसे बने शाबाश बेटे, है ना? रूल ये कैसे बने एक बार देखते हैं इनको हम लोग। ठीक, रूल की बात की जाए तो सबसे पहला हमारे पास जो टेंस यहां पे आया बच्चों, सबसे पहला टेंस अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, हाँ जी समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास बच्चों। हमें पता है टेंस का मतलब सेंटेंस होता है। सेंटेंस की तीन बातें होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट जी। ठीक है, और टेंस का पूरा लेना देना किससे बच्चों? वर्ब से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? ऊपर से देख के बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, कौन सी आएगी? कौन सी आएगी भाई? जल्दी कमेंट में बताइए एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, जल्दी से देखिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक जी, अच्छा इसी को अगर बच्चों मैं चेंज करना चाहूं पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में बेटा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की बताना एक बार। ये रहा सब्जेक्ट, आखिरी में ऑब्जेक्ट, आपको टेंस के लिए वर्ब चाहिए, कौन सी फॉर्म? हाँ, पास्ट के लिए बेटा कौन सी चाहिए बच्चों में? पास्ट के लिए चाहिए बेटा सेकंड। कौन सी चाहिए बेटा? पास्ट के लिए सेकंड चाहिए, ध्यान से समझना। अब ठीक है जी, आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट यहां पे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। क्या बेटा? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस।
टेंस का मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट में, आखिरी में ऑब्जेक्ट। और बेटा ध्यान से समझो, किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा? मेन वर्ब की। हाँ, किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए बेटा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए कॉन्टिन्यूअस को चेक करो बेटा, कौन सी वर्ब की फॉर्म चाहिए हमें? फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। बेटा मैं क्या चाहिए यहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। लेकिन अभी सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हुआ है, हमें कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारे पास? बी। और हमें बी कौन सी फॉर्म चाहिए बच्चों? टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट है। तो बच्चों बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? इज, एम, आर। बात समझ में आ गई सर? ये हो गया हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक, सेम इसी तरीके से बच्चों अगर हम पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहें, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना चाहे बेटा, बनाना चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमें क्या करना होगा? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, आखिरी में ऑब्जेक्ट। किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए, किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए बेटा हमारे को मेन वर्ब की दोबारा कौन सी फॉर्म चाहिए? आईएनजी फॉर्म। कौन सी चाहिए बेटा? आईएनजी फॉर्म। याद रखना इस चीज को, जो मैंने स्टार्ट में बताया आपको, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन्हीं का पूरा गेम है। कॉन्टिन्यूअस के लिए भी आईएनजी फॉर्म चाहिए, हमने लगा दिया सर, ये रहा हमारा कॉन्टिन्यूअस, ये रहा आईएनजी फॉर्म लगा दिया हमने। अब हमें देखना है इसकी हेल्पिंग वर्ब। बेटा कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी। और बी के में कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा? आपकी बात पास्ट। और बी की पास्ट फॉर्म क्या बेटा? इधर वॉज और वर। क्या बेटा? वॉज और वर। तो ये बन गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम बच्चों इसी तरीके से अगर हम बताना चाहें पे प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमें पता है सर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, आखिरी में ऑब्जेक्ट। और किसी भी बेटा परफेक्ट के लिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? परफेक्ट के लिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा? परफेक्ट के लिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? बिल्कुल थर्ड फॉर्म। क्या चाहिए बेटा? थर्ड फॉर्म चाहिए। ये हमने लिख दिया थर्ड फॉर्म सर, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए बेटा हमें। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव। और हमें हैव की कौन सी फॉर्म निकालनी है बेटा? प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म। तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों? ये हैज और हैव। ठीक है जी। अगर मैं चाहूंगा इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, तो बच्चों मुझे करना क्या होगा? अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना चाहूंगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा पास्ट, अभी भी रहेगा परफेक्ट, अभी भी थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन हमने हैव की कौन सी फॉर्म करनी है? अब हैव की बच्चों में करनी है सेकेंड फॉर्म, वो होती है हमारे पास हैड। इस तरीके से आपके टेंस के रूल तैयार किए गए। बात समझ आएगी बेटा? अभी आपके पास बेटा, हाँ वेरी गुड, अभी आपके पास एक रह गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या रह गया बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस रूल को भी एक बार देख लेते हैं कैसे बनाए परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। ठीक, मैंने यहां लिख दिया जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक, हमें पता है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, आखिरी में ऑब्जेक्ट। हालांकि सेंस फॉर जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टेंस वहां समझते हैं, अभी हम रूल की बात करें, रूल की फॉर्मेशन कैसे हुई बेटा, तो वो समझना है। ठीक, किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए, अभी हमने बच्चों पीछे पढ़ा, किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें कौन सी फॉर्म चाहिए बच्चों? कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा? आईएनजी फॉर्म। हमने लगा दिया सर, ये रहा हमारा आईएनजी फॉर्म किसी भी कॉन्टिन्यूअस के लिए। क्या ये पूरा हो गया? हाँ बच्चों, क्या ये पूरा हो गया? अभी तो रूल नहीं बना। अब हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होगी बेटा। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी। कौन सी फॉर्म होती है बेटा? बी। और बी की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए बच्चों? परफेक्ट फॉर्म। बी की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरा, बी की परफेक्ट फॉर्म कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बी की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? जल्दी से। बी की बच्चों परफेक्ट फॉर्म होती है हमारे पास बीन। क्या होती है? बीन। क्या सेंटेंस पूरा हो गया जी? नहीं। अब हम इस परफेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे। ये रहा परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कॉन्टिन्यूअस की बी है, परफेक्ट की हैव है, ये बेटा इस तरीके से बता रहा हूं। यहां देखो,
ये रहा, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू होती है, कॉन्टिन्यूअस की बी होती है, परफेक्ट की हैव होती है। ठीक बेटा, आगे चलो। ये हमारे पास हो गया हैव, और हैव की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा? प्रेजेंट फॉर्म। हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? हैज और हैव। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे चाहूं चेंजेस करना, अगर मैं चाहूंगा बच्चों यहां चेंजेस करना, मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट करना चाहूं, किसमें भाई? पास्ट में कन्वर्ट करना चाहूं इसको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जरा मुझे बताना कहां चेंज करना पड़ेगा इसमें? इधर चेंज करूं, इधर चेंज करूं, या इधर चेंज कर दूं? बेटा अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, ये ऐसी कांस्टेंट रहेगा। अभी भी हमारे पास परफेक्ट है, ये भी ऐसी कांस्टेंट रहेगा। चेंज हुआ इस हैव की प्रेजेंट ना होकर पास्ट फॉर्म लगानी बेटा। इस हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास? हैड। बात समझ में आएगी बच्चों? तो इस तरीके से हमारा ये टेंस के रूल बने हैं। सेम अगर आप ऐसे फ्यूचर यूज करोगे तो आपको वहां भी ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, बात सबको समझ में आ रही है? एक बार अगर समझ में आ रही चीजें मैं जो पढ़ा रहा हूं बेटा, आपको जो रूल समझाया मैंने, तो एक बार यस लिख दो फटाफट जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो पहला टेंस है इसमें से, पहला टेंस। ठीक है, देखो बेटा अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और बहुत से बच्चे ना ये चीज समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा टेंस कब लिखना है, किस चीज को किस टेंस में लिखना है, किस चीज को किस टेंस में लिखना है और कौन सा टेंस कब लिखना है। बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। उसमें से पहला हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान से समझना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम लोग इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, ये सवाल है मेरा। इसको हम इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? जल्दी से एक बच्चा बताए, कोई भी मुझे कमेंट में, व्हाई डू वी कॉल इट इंडेफिनिट? हम इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? जल्दी से। अब आपका यह आएगा कि सर इसमें एक्शन ऐसे होता है, वैसे होता है, या ये होता है, या एक्शन के टाइम को नहीं बताता। ये बहुत सी चीजें बच्चों ने दिमाग में चलती रहती हैं, ये बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं ना। लेकिन बेटा एक बात सही से समझाता हूं तुम्हें, इससे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। मान लो मैं आपके सामने कहूं कि मैं पढ़ाता हूं या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? शाबाश, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? ये इसी चीज को और बेहतर तरीके से एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल, एंड डोंट टेक इट पर्सनल माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना मेरी बातों को। मान लीजिए आप सारे ऑलमोस्ट बड़े बच्चे हैं, 18+ हैं, तो समझेंगे इस बात को। मान लीजिए आपके घर में सारे सो जाते हैं, और जब सारी दुनिया सो जाती है तो आपकी पार्टी हो जाती है। आप आराम से रात 11:30-12 बजे उठते हैं और पिताजी के पैंट से एक गुड फ्ले की डब्बी निकालते हो और छत पे जाके फूंकते हो। जैसे ही आप फूंक रहे होते हो सर, आपके पिताजी आपको पीछे से कैच कर लेते हैं, पीछे से ही कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और वो आपसे कहते हैं दो मतलब एक ही सेंटेंस बोलना, या तो मैं पीता हूं या मैं पी रहा हूं। आप कौन सा बोलोगे? कौन सा बोलोगे? मैं पीता हूं या मैं पी रहा हूं, कौन सा बोलोगे सर? जल्दी से कमेंट में। आपके पास दो ही ऑप्शन है, आई स्मोक और आई एम स्मोकिंग। जल्दी से। आई स्मोक, अरे भाई आई स्मोक नहीं बेटा, अगर आपने स्मोक कह दिया तो आप फंस गए। अगर आपने कह दिया ना आई स्मोक, ज्यादा कुटाई होगी कंपैरेटिवली आई एम स्मोकिंग के। अगर आपने आई एम स्मोकिंग कह दिया, इट मींस राइट नाउ यू आर स्मोकिंग। अभी आप पी रहे हो, इससे ये सेंस नहीं मालूम चल रहा कि आपने इससे पहले भी पिया था या नहीं पिया था, आगे पियोगे नहीं पियोगे, ये कुछ नहीं मालूम चल रहा, बस अभी आप पी रहे हो। बट अगर आप ये कह दोगे, हाँ अगर आप ये कह दोगे आई स्मोक, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसको हम इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, इस बात को समझो बेटा। इसको इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि अरिस्टोटल ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। अरिस्टोटल ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, जो इंसान सबका मित्र होता है वो किसी एक का मित्र नहीं होता, या किसी का भी मित्र नहीं होता, वो तेज होता है। बात समझ में आ गई? तो जो टेंस सब टेंस के सेंस को रिप्रेजेंट करे, दैट इज नॉट अ डेफिनेट टेंस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडेफिनिट। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही बेटा क्या बता रहा हूं? जो टेंस तीनों टेंस के सेंस को बता दे, क्या मैंने कहा?
तीनों टेंस के सेंस को बता दे बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट कहेंगे। बात समझ में आ गई बेटे? जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसका मतलब मैंने इससे पहले भी पास्ट में पढ़ाया, आज भी पढ़ा रहा हूं और कल भी शायद पढ़ाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? पापा ऑफिस जाते हैं, इसका मतलब वो ऑलरेडी इससे पहले भी कभी ऑफिस गए हैं, आज भी जा रहे हैं और कल भी जाएंगे। मम्मी खाना पकाती है, इट मीन्स मम्मा ने पहले भी खाना पकाया, आज भी पका रही है और कल भी शायद पकाएंगी। इनडेफिनेट को, ये जो टेंस हमारे पास याद रखना बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इसलिए कहलाता है बिकॉज इट एक्सप्रेसेस और इट डिफाइंस और इट गिव्स द सेंस ऑफ ऑल थ्री टेंसेस। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही बेटे? इसे हम क्यों बोलते हैं इंडेफिनिट? ठीक है जी। हां, एक बार डिफाइन कर देता हूं मैं। इट डिफाइंस द सेंस ऑफ all three tenses। मतलब जो हमारे पास ये तीनों टेंस है, क्या बच्चों, हमारे पास जो तीनों टेंस है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके अगर हमें कोई सेंटेंस ऐसा लिखना है जिसका मतलब जिसमें तीनों सेंस छुपे हो, पास्ट भी हो, प्रेजेंट भी हो, फ्यूचर भी हो, तो माय डियर स्टूडेंट वी हैव टू राइट डाउन इट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ाता हूं, अब एक बात समझो, जैसे मैं एग्जांपल कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये किस प्रकार का एक्शन है, विच काइंड ऑफ एक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, एक्शन के एक बार होने में, बार बार के होने को। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये किस प्रकार के एक्शन को बता रहा है? हाँ, रिपीटेडली, वेरी गुड, हाँ जी, वेरी गुड लिखा आपने, रिपीटेडली, ये बार बार के होने को कह रहा है। और जो एक्शन बार बार होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, FI इंटू XI, फ्रीक्वेंसी पढ़ा आपने होगा FI से, बिल्कुल सही बेटा। जो एक्शन बार बार होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंट एक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंट एक्शन। बच्चों ये फ्रीक्वेंट एक्शन को बताता है। और फ्रीक्वेंट एक्शन ही क्या होते हैं? आपकी रूटीन होते हैं, आपके हैबिट होते हैं, है ना भाई? जो ये फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं यही तो आपके रूटीन होते हैं, यही तो आपके हैबिट होते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा इसका काम क्या होता है बेटा बताने का? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ किसी भी तरह का हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, ज्योग्राफिकल हो, साइंटिफिक हो, मैथमेटिकल हो। जैसे हम कह सकते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सब क्या है बच्चों? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जिसका टाइम से कोई लेना देना ना हो, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अपने टाइम पे जब गांधी जी ने नहाया होगा पानी से, तो पानी 100 डिग्री तापमान पे उबला होगा, आज भी पानी 100 डिग्री तापमान पे उबलता है और कल भी पानी 100 डिग्री तापमान पे ही उबलेगा। दैट्स वाई राइट इट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ठीक। मैथमेटिकल ट्रूथ भी हो सकता है, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है जी। तीसरा हमारे पास था लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री है ना जी, आजकल मैच का दौर चल रहा है, IPL चल रहा है हमारे देश में, ठीक है भाई। IPL जो कमेंट्री होती है लाइव, वो किस टेंस में होती है बेटा? इसी टेंस में होती है। जैसे एग्जांपल समझो, अगर कोई बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन शॉट मारता है, बॉल बाउंड्री जाती है, हमें वो देखने में लग रहा है वो कि वो सर वो बॉलर बॉल फेंक रहा है, बैट्समैन मार रहा है, गेंद बाउंड्री पे जा रही है, फील्डर उसको पकड़ रहा है, हमें हिंदी में लग रहा है। बट जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं, क्योंकि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, दोनों के थोड़े अपने कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आप इंग्लिश लिखने के लिए हर बार हिंदी के नियम पे नहीं जा सकते, ये बात याद रखना। ये इसकी एक्सेप्शंस है कि इंग्लिश की अपनी अलग एक फंडामेंटल है और हिंदी का अलग फंडामेंटल। यू कांट टेक यू कांट टेक हेल्प ईच एंड एवरी टाइम टू राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इंग्लिश ऑफ हिंदी। आप इंग्लिश की मीनिंग लिखने के लिए हमेशा हिंदी की सहायता नहीं ले सकते। एक बात, अब इसे एक एग्जांपल था, हम हिंदी में देखते हैं कि बैट्समैन ने बॉल मार दिया है, बॉल बाउंड्री जा रही है, पर इंग्लिश में बेटा याद रखना टेंस हम ये यूज करते हैं, बॉलर स्टार्ट्स टू रन, he passes the umpire, he bowls very good, batsman plays the shot, ball goes into the gap, two fielder try to chase and finally ball wins the race। इसे हम देखते हैं मैच में। तो जितनी भी कमेंट्री, मैं बात अगर कमेंट्री करूं तो क्रिकेट में नहीं बच्चों, जितने भी लाइव प्रोग्राम होते हैं, मान लीजिए कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है और मोदी जी हमारे वहां पे स्पीच दे रहे हैं, लोगों को है ना एड्रेस कर रहे हैं, तो वो भी इसी टेंस में आएगा। जैसे हम बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर
ही जस्ट रिस्पेक्ट्स एंड रिगार्ड्स ऑल इंडियन, है ना। तो ये भी सारा का सारा टेंस हमारे पास बच्चों यही होने वाला है। ठीक, आगे हमारी जो यहाँ पे कुछ फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी ध्यान से समझना। फिलॉसफी बेटा हमारी वो इसी टेंस में आती है जैसे हम लोग मानते हैं कल कभी नहीं आता है, टुमारो नेवर कम्स, है ना। तो जितनी भी हमारी फिलॉसफीज होती है, फिलॉसफी क्या होती है, जिनको लोग पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे, वो सब भी इसी टेंस में आते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बात करें कुछ हमारे इसमें साइकोलॉजी आती है बेटा। साइकोलॉजी क्या होती है, जो लोग की मानसिकता है, पहले भी थी, आज भी एक, कल भी रहेगी। एग्जांपल समझो इसका, आपने देखा होगा कि अ फादर लव्स हिज वन डॉटर मोर देन 3 सन्स। ठीक है जी, ये साइकोलॉजी है। ये आपने एक मूवी में सुना भी होगा, एक लाइन है, व्हेन सन फॉल्स इन लव फादर जस्ट नोज, है ना। तो ये साइकोलॉजी भी इसी टेंस में आती है। ठीक है बेटे, बात समझ में आ रही भाई। ठीक, आगे मूव करें। हाँ, अब हम बात करें इसके अंदर कुछ चीजें और भी होती है जो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जो इस टेंस का बेटा हम यूज करते हैं वो जनरल सेंस ऑफ सेंटेंस को बताने के लिए। मैंने क्या कहा, इस टेंस का बच्चों हम जो यूज करते हैं जनरल सेंस ऑफ सेंटेंस को बताने के लिए। किसी भी सेंटेंस का ऐसा मीनिंग जो जनरल हो, जनरल होने का मतलब वो किसी स्पेसिफिक टाइम को नहीं बता रहा हो बेटा। जैसे हमारे पास 12 टेंस होते टोटल, है ना, तो किसी स्पेसिफिक को नहीं बता रहा होगा, वो प्रेजेंट पास्ट तीनों को रेफरेंस दे रहा होगा, उसको हम बोलेंगे जनरल सेंस। जनरल सेंस को बताने से एग्जांपल देखो बेटा, पोस्टमैन, अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, है ना, डाकिया पत्र लाता है। तो ये पहले भी बात थी, वो करता था, आज भी करता है, कल भी करेगा। तो कैसा सेंटेंस हुआ बेटा, ये जनरल सेंस हुआ। क्या हुआ बेटा, ये जनरल सेंस हुआ। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में दा लगा दूं, एक एग्जांपल देखो यहां पे बेटे, मैंने कह दिया अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, तो ये जनरल सेंस है। क्यों बेटा, टेंस कौन सा यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि डाकिया पत्र लाता है, पहले भी लाता था, आज भी लाता है, कल भी शायद लाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर इसी कहानी को मैं ऐसे लिख दूं, द पोस्टमैन, अब ब्रिंग नहीं आएगा बेटा, ब्रॉट लेटर। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने जैसे ही आर्टिकल दा लगेगा, याद रखना, इसका मतलब ये बता रहा हूं, अगर आप आपने कोई हैबिट है, किसी व्यक्ति की कोई हैबिट को मेंशन करना चाहते हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट मेंशन करना चाहते हो, तो वहां पे आर्टिकल दा से बचना, वहां पे आर्टिकल दा नहीं लगाओ। क्यों नहीं लगाओगे बेटा, इस बात को समझो थोड़ा सा। जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं, हमारे पास जो बच्चों आर्टिकल होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है बेटा हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। 2 आर्टिकल होते हैं हमारे पास, डेफिनेट और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट बच्चों हम यूज करते हैं ए और एन, इंडेफिनिट बेटा हम लोग यूज करते हैं ए और एन, और डेफिनेट यूज करते हैं द। तो जो ये इंडेफिनिट है ना बच्चों, ये जनरल सेंस को बताता है। किसको बेटा, हाँ, जो हमारे पास इंडेफिनिट बेटा ये जनरल सेंस को किसको बताता है बच्चों, जनरल सेंस को। जनरल सेंस मतलब इससे किसी एग्जैक्ट टेंस का पता नहीं चलता, तीनों टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। ठीक है जी। लेकिन जैसे आप दा लगाओगे, दा या दी, तो ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये 12 में से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बन सकता। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगर आपके पास दा लगा आ गया, समझ जाना कि ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक सारे हो सकते हैं सिवाय एक को छोड़ के, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। स्पेसिफिक सारे हो सकते हैं सिवाय एक को छोड़ के, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें कुछ रूल्स की बात, हमने रूल्स तो पहले लिख ही लिया था एक बार, फिर से मैं रिपीट थोड़ा सा करता हूं रूल्स की बेटा। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें पता है सर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया सर ये एस और ईएस कब लगता है बेटा, एस और ईएस हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। इसके भी एक लॉजिक को समझ लो बेटे। इसका लॉजिक ये होता है कि जो नाउन है और जो बेटा वर्ब है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है अपोजिट हैं दोनों। अगर मान लो मेरी मानसिकता या मेरी सोच है वो आपके अपोजिट हो, तो हम दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से कैसा रहेगा, रेसिप्रोकल रहेगा बच्चों, हाँ या ना। अगर आपको गोलगप्पे पसंद तो मुझे नहीं पसंद होंगे,
अगर आपको नाचना पसंद होगा तो मुझे नाचना नहीं पसंद होगा सर। अगर हमारी मानसिकता एक दूसरे से अपोजिट है, ये दोनों भी ऐसे ही हैं कि नाउन और वर्ब दोनों आपस में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। हमें पता है बेटा कि अगर किसी नाउन में जैसे बॉय है, एस नहीं है, एस नहीं लिखा हुआ, तो ये सिंगुलर है। क्या बच्चों, ये सिंगुलर। पर जैसे ही इसमें एस जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, बॉयज, ये बन जाएगा प्लूरल। अब दोनों ही आपस में अपोजिट हुए। क्या बच्चों, अपोजिट दोनों आपस में है। तो वर्ब में क्या होगा बच्चों, वर्ब में अगर मैंने यहां लिखा गो, गो में देखो एस नहीं है, गो में बच्चों एस नहीं है। अगर बच्चों गो में एस नहीं है हमारे पास, तो ये क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन दोनों अपोजिट है तो क्या कहलाएगा बच्चों, ये प्लूरल। और जैसे ही मैंने इसमें एस और ई एस जोड़ा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। तो कंक्लूजन ये हुआ हमारे पास कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म वो होती है प्लूरल। अगर उसमें आप एस और ई एस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो सिंगुलर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बेटे। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लूरल। अगर उसमें आप एस ई एस जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अगर यही हम नेगेटिव में लिखने का काम करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा, यहाँ पे डू और डज नॉट आएगा। और मैंने बता दिया जिसके लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर होता है बच्चों। ये डज हमारा कहाँ लग गया, सिंगुलर के साथ। ये नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम इंटेरोगेटिव करना चाहेंगे बच्चों, तो हमें पता है इंटेरोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड होगा हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डू पहले आ जाएगा, उसके बाद डज लिखेंगे, फिर हम यहाँ सब्जेक्ट, फिर यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसी को WH फैमिली का बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारी WH फैमिली होगी। ठीक है, और उसके बाद पूरी पूरी कहानी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, डू और डज को। ठीक, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं, वो समझाता हूं मैं आपको थोड़ा। ठीक है जी, यहां से ध्यान देना। हमारे पास ना कुछ अभी बताया था कि किसी भी टेंस को बताने के लिए टाइम की हमें जरूरत होती है, क्योंकि टाइम डिसाइड करता है टेंस को। तो इस टेंस को बताने वाले वो कौन से टाइम है जिनसे आप बता दोगे सर यही टेंस आना चाहिए हमारे पास। तो वो यहाँ पे पॉइंट ले देता हूं बेटा एक बार मैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन मीन्स अक्सर, यूजुअली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, ओकेशनली और ईटीसी। बेटे याद रखना एक चीज है कि ये जो हमारे पास ना किसी फ्रीक्वेंसी को बताने वाले एडवर्ब है, ये क्या बच्चों, की पॉइंट भी कह लो, कीवर्ड भी कह लो, एडवर्ब भी कह लो, टाइम भी कह लो, बात एक ही है। ठीक, जब भी इनका यूज होगा समझ जाना कि आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने जा रहा है। जो टेंस बनेगा हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा बेटे। ठीक है, और एक और खासियत, इसकी प्लेसमेंट ध्यान रखना बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को बताने वाले जितने बेटा एडवर्ब होते हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं, यहां ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, इनका यूज कहां होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, जैसे यू ऑलवेज कम लेट। ठीक बेटा, आगे अब हमारे पास कुछ और भी है, जैसे डेली, एवरीडे, वंस अ डे। जब डॉक्टर से बच्चों मेडिसिन लेते तो वो लिखता है ओडी, इस ओडी का मतलब यही होता है जी, वंस अ डे, दिन में एक बार। ऐसे आप ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ भी कर सकते हो, महीने में 2 बार, ईटीसी। ये बच्चों जो ये डे वाले हैं, डे है, एवरी डे है, या फिर आप एवरी के साथ कोई और भी टाइम लगा दो, जैसे यहाँ पे समझ लो एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, है ना, एवरी मॉर्निंग कह लो, एवरी नाइट कह लो, एवरी के साथ बेटा कोई भी टाइम लगा दो आप, कोई भी टाइम, वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और आखिरी में, कहा बच्चों, इनका बच्चों हम यूज करते हैं आखिरी में एकदम सेंटेंस के, यहां करते हैं एंड में, याद रखना। तो जो बच्चे भी आपने लिखा था, यस्टरडे लिखा था एक बच्चे ने, यहाँ पे देखा था मैंने कमेंट बॉक्स में,
बेटे यस्टरडे ऐसे मत लिखना, क्योंकि यस्टरडे आखिरी में आएगा। अगर आप यस्टरडे को आप स्टार्ट में लिख रहे हो तो ध्यान देना उसके बाद कोमा लगाना, ठीक है। ठीक, तीसरी बात बेटा इसमें ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, नेवर सेल्डम क्या हो गया, ठीक है, रेयरली, बेयरली, हार्डली और ईटीसी। हमारे पास नेवर है, सेल्डम है, रेयरली है, बेयरली, हार्डली है, स्केयरली भी आ जाएगा इसी में। इनकी खासियत समझो बेटा थोड़ा, क्योंकि ये प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को। ये दरअसल में ऑलरेडी नेगेटिव एडवर्ब्स है। ये बच्चों क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव एडवर्ब्स है। अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव एडवर्ब्स है तो ये याद रखना, इनके बाद कभी नो और नॉट नहीं आएगा। क्या मैंने कहा, नो और नॉट कभी नहीं आएगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपसे गलती करवाए जाएंगे, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब आप ट्रांसलेशन बनाओगे तो वहां भी आपको कई बार से दिखेगा, आप गलती कर बैठोगे। ठीक, तो इनको देखो, क्वेश्चन मैं एग्जांपल देता हूं, शी डज नॉट टेल, she does not tell a lie, never। अब देखो इस क्वेश्चन में गलतियां बहुत सारी हमारे पास है। she does not tell a lie, एक गलती तो हमारे पास सबसे बड़ी बच्चों ये है कि जब सेंटेंस में never आ गया तो नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से नोट को हमें है ना रिमूव करना होगा, और नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा बच्चों, ये भी हमें हटाना पड़ेगा। और इसकी जो प्लेसमेंट है बेटा वो कहाँ करनी पड़ेगी, हमें यहाँ करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ। शी नेवर, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा टेंस। तो ये दो तीन चीज़ों तुमको मैंने बताई, ध्यान देना जब भी ट्रांसलेशन बनाना, इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना बेटा, है ना। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दीज थिंग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कौन सा एडवर्ब वेयर यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट और नॉट, कहाँ तुम्हें लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, और ये नॉट वाली कहानी को ढंग से याद रखना, इसे कहाँ यूज़ करना है। ठीक, ठीक है जी, अगला करें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा ये याद रखना, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसे कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं बेटा हम, ठीक है। और एक्चुअल में जो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ध्यान से समझना, जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बेटा, यही हमारा रियल प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि प्रेजेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर, व्हाट्स गोइंग ऑन, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, या जो भी मैंने कहा वर्तमान क्या है, जो भी चल रहा है। तो जो चल रहा है ना सर, वही हमारा असल में क्या होता है बच्चों, हमारा रियल प्रेजेंट है। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बेटा, इसकी सबसे बड़ी खासियत समझना कि जो भी चल रहा है उसी को बताने के लिए होता है। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटे, अब एक चीज इसमें थोड़ी सी इसको डिफाइन कर देता हूं पहले बेटा, याद रखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, इट इज अ रियल प्रेजेंट। ये बेटा हमारा क्या यही है, रियल प्रेजेंट, इट इज अ रियल प्रेजेंट, यही हमारा बच्चों दरअसल में रियल प्रेजेंट है। एक बात, दूसरा, वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू रिप्रेजेंट दैट काइंड ऑफ एक्शन दैट दे आर वेरी, दे आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, या शॉर्ट वाइल जो चल रहे हैं, जो एक्शन कुछ देर के लिए चल रहे होते हैं, उन्हीं को बेटा बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इट मींस जो हमारे टेम्परेरी एक्शन होते हैं बेटा, क्या टेम्परेरी, याद रखना बच्चों, जो हमारे टेम्परेरी एक्शन होते हैं, क्या मैंने कहा, जो बच्चों हमारे टेम्परेरी एक्शन होते हैं उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। एक बार लिख ले फटाफट आप, ठीक है। आगे ध्यान समझना, जो एक्शन टेम्परेरी, अगर कोई परमानेंट एक्शन है तो वो इसमें नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, अगर कोई परमानेंट एक्शन है, परमानेंट एक्शन का जो कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, माय डियर स्टूडेंट, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्यों, कि उसी का काम है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर
तीनों का कंबाइन एक वो टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा तो क्या कंडीशन बच्चों, उसकी कंडीशन ये है कि वो एक तो शॉर्ट गोइंग एक्शन होगा, टेम्परेरी एक्शन होगा, और बच्चों इसकी हिंदी में पहचान पता है क्या है? हिंदी में आपने पढ़ा होगा बचपन में, रहा है रही है रहे है, खड़ा है खड़ी है खड़े हैं, बैठा है बैठी है, लेटा है लेटी है लेटे हैं, ये इसकी पहचान है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें बच्चों दो तरह की बात करते हैं टेंस के नेचर की, दो तरह का सेंटेंस हमें बताएगा, ठीक है। इसका रूल सभी को पता होगा, हमारे पास का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल था हमारे पास, ठीक है भाई। अच्छा, ये दो प्रकार के एक्शन को बताता है, वो दोनों क्या देख लो। पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट इसका पॉइंट होगा एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि इसमें बेटा एक तो वो कंडीशन होगी हमारे पास कि जो एक्शन है, अच्छा ज्यादा ही हो गया, सब भूल जाएंगे, यहीं पे छोड़ दे क्लास को। एक ये दो लास्ट पॉइंट है, सब समझ लो बेटा इसका, है ना, ये समझ जाओगे तो काम आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। लास्ट से इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वो काम हो रहा होता है, बात समझ में आएगी। जैसे अगर मैं भी पढ़ा रहा हूं, किसी का फोन, हाजी हाजी क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग नाउ, बात समझ में बेटा, मैं क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग नाउ। आप मान लो खाना खा रहे हो, किसी का फोन है, अभी क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूं। तो जिस समय हम बोल रहे हो उस समय जो काम हो रहा हो उनको बताने के लिए बेटा हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके लिए कुछ एडवर्ब्स है, ध्यान से समझना भाई, कुछ इसके एडवर्ब्स है, जैसे नाउ, अभी, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, ठीक है, करेंटली, एट प्रेजेंट, इससे बेटा इनका यूज करते हैं एडवर्ब्स का, जब भी हमें ऐसे एक्शन को बताना हो जो बोलते समय हो रहे हो, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट इसका और है। दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, ऐसे एक्शन को बताना जो पैरेलल हो, क्या हो बच्चों? पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन क्या होता है बेटा? वो एक्शन जो बोलते समय नहीं हो रहे होंगे लेकिन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो भी चल रहे हैं। जैसे मान लो आप बाजार में हैं और सब्जी खरीद रहे हो, दुकानदार से बार्गेनिंग कर रहे हैं और वहां पे कोई आपका फ्रेंड आपसे टकरा जाए और वो पूछेगा हाँ भाई आजकल क्या चल रहा है, तो क्या बोलोगे? बार्गेनिंग कर रहा हूं। उसने सवाल क्या कहा है कि आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? बार्गेनिंग कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि आपका अगर वो कोई फ्रेंड आपको मिल जाए और वो बाजार में आपसे पूछे कि हाँ भाई आजकल क्या हो रहा है या क्या कर रहे हो, तो आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? बार्गेनिंग कर रहा हूं? नहीं, जो आपके उस समय के जो रूटीन में, आपकी जो डेली लाइफ में जो उसमें मेनली चल रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं आजकल ये जॉब ढूंढ रहा हूं। तो ऐसे एक्शंस को बच्चों बताने के लिए जो उस समय नहीं हो रहे हैं लेकिन पैरेलली आपकी लाइफ में चल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उनको बताने के लिए हमें यूज करना पड़ता है दीज डेज, अडेज, दोनों का मतलब एक है इन दिनों, और है नाउ अडेज, आजकल। याद रखना बच्चों, दीज डेज, अडेज आजकल, इन दिनों और नाउ डेज मतलब आजकल। आजकल मैं ये कर रहा हूं, इन दिनों मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, इन दिनों मैं तैयारी कर रहा हूं। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज इन दिस केस दिस एडवर्ब्स, ओके। तो प्रेजेंट कॉन्टेंस का ये हमारे पास यूज हुआ। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहां रहेगी, अब आप जब प्रेजेंट कॉन्टेंस पढ़ते हो ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास ये आता है कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक्शन है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्ब हैं जिनका आईएनजी नहीं बनता सर। और वो क्यों नहीं बनता? वो आपको रटना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को आपको बेटा वो रटना पड़ता है कि वो क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता। तो मैं आपको एक छोटा सा बेसिक्स बता देता हूं बिल्कुल इसका, कि कोई भी एक्शन, देखो इससे मैंने क्या कहा, इस टेंस से बेटा हम रिप्रेजेंट कौन से एक्शन रखते हैं जो टेम्परेरी चल रहे हो और कोई एक्शन टेम्परेरी है या परमानेंट है, हाउ कैन वी जस्टिफाई?
हम कैसे बता सकते हैं बेटा कोई एक्शन टेम्परेरी है या परमानेंट है? जब वो हमें दिखाई दे। तो जितने भी बच्चों एक्शन हमारे ऐसे होते हैं जो फिजिकल होते हैं, फिजिकल मतलब फिजिकल एक्शन उन्हें कहते हैं बच्चों जो एक्शन परफॉर्म होते हैं और उनको देखा जाता है बराबर सभी के द्वारा। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो ये फिजिकल एक्शन है, यू ऑल कैन सी कि देख सकते हो सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। तो जो फिजिकल एक्शन है वो आपको बराबर दिखाई देंगे, दैट कैन बी सीन इजीली। लेकिन जो मेंटल एक्शन होते हैं दैट कांट बी सीन, उनको आप देख नहीं सकते हो। और जब देख नहीं पाओगे तो हाउ कैन यू से दैट? मान लो एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं कैसे बताऊंगा कि वो सोच रहा है कि नहीं सोच रहा कुछ? अच्छा मुझे अनुमान भी लग गया बेटा आप सोच रहे हो जी, सोच नहीं रहा, मैं कुछ मिस कर रहा हूं। क्या मिस कर रहे हो जी? मिस नहीं कर रहा, मैं लाइक कर रहा हूं। क्या लाइक कर रहे हो जी? लाइक नहीं कर रहा, मैं लव कर रहा हूं। क्या लव कर रहे हो जी? लव नहीं कर रहा जी, मैं हेट कर रहा हूं। क्या हेट कर रहा हूं? हेट नहीं सर, मैं बिलीव कर रहा हूं, एग्री कर रहा हूं। ये सारे कैसे एक्शन है? मेंटल एक्शन है। और जो मेंटल एक्शन होते हैं बेटा वो को देखा नहीं जा सकता। और जब तुम देख ही नहीं पाओगे तो कैसे बताओगे एक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसीलिए बेटा याद रखना जो हमारे ऐसे मेंटल एक्शन हुए, जो हमारे सेंस वाले हुए, जैसे हमारे सी है, स्मेल है, हियर है, ये सब हमारे स्मेल जो फील है बेटा, हमारे ऑर्गन्स जो काम करते हैं सेंस ऑर्गन, इनका भी आईएनजी नहीं बनता कि परमानेंट काम कर रहे हैं। आप जब तक जिंदा आपकी आंखें काम कर रही हैं तो ये नहीं बोलोगे आई एम सीइंग यू। बात समझ में आ गई भाई? अगर आप इनके साथ आईएनजी लगाते हो तो इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे हियर का हियरिंग करोगे तो कोर्ट की सुनवाई हो गई, एंड यू नो दिस वर्ड इज बेटर देन मी, है ना भाई? तो ये जो हियरिंग है, फीलिंग है, हमारे पास जो सीइंग है, इनके साथ अगर आप आईएनजी लगाते हो तो मीनिंग चेंज पहली बात तो, या तो वो गलत बन जाएंगे बेटा। तो हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन से वर्ब होते हैं। देखो हमारे जो सेंसेस हैं, सी, स्मेल, फील, ये सब इनका आईएनजी नहीं बनता, बनेगा तो मीनिंग चेंज, ठीक है। जो हमारे मेंटल एक्शन है, जैसे मैंने बताया लव है, लाइक है, हेट है, बिलीव है, एग्री है ना, थिंक है, इनका आईएनजी लगाओगे मीनिंग चेंज। जो हमारे पजेसिव वर्ब है, पजेसिव वर्ब मतलब जो हमारे पोजीशन को बताते हैं बेटा, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल हमारे पास वांट है, नीड है, बिलोंग है, हैज है, हैव है, इनके भी आईएनजी नहीं बनते हैं बेटा। तो ये चीजें जब डिटेल में हम टेंस पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे आराम से, ठीक है। एक आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बेटा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस मजेदार टॉपिक है। और मैं ये बता दूं कि बहुत सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट इसी टेंस में होता है। उन्हें पता तो होता है सारे रूल क्या है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं उसको डिफाइन करो कि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं, तो शायद बहुत उबड़ खाबड़ रिस्पॉन्स देंगे। जैसे एग्जांपल अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा फटाफट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? देखो ध्यान से समझना बच्चों, जो परफेक्ट शब्द है ना, इसको पहले तो परफेक्ट नहीं बोलना, ठीक है भाई? इसको परफेक्ट नहीं बोलना, परफेक्ट होता है, ठीक। दूसरी बात बेटा, परफेक्ट शब्द का मतलब पता क्या होता है? आपने बचपन में अगर वीडियो गेम खेला होगा, टेकन 3 या कोई और गेम खेला होगा, तो वहां पे परफेक्ट लिखा आता है, लिखा आता है बच्चों। परफेक्ट शब्द का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम कंप्लीटेड है, क्या है जी? और काम इतनी अच्छी तरीके से उसमें और इंप्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। अच्छा एक छोटी सी बात समझो, अगर कोई काम कंप्लीटेड है तो वो प्रेजेंट क्यों है? वो तो पास्ट होना चाहिए भाई। अगर बच्चों कोई भी काम कंप्लीटेड है तो माय डियर स्टूडेंट्स वो तो पास्ट होना चाहिए ना, तो व्हाई डू वी कंसीडर इट प्रेजेंट? दैट इज माय क्वेश्चन। अब आप ये बोलोगे सर जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल जस्ट अभी अभी खत्म हुआ, अरे मेरे भाई अभी अभी ये जो आप बता रहे हो बिल्कुल अभी अभी, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसका जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है ना वो ध्यान से समझ लो, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन लिखोगे वहां ये काम आएगा। बात समझ में आ रही है? वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो मैं इसकी जो डेफिनेशन बता रहा हूं ध्यान से समझना। उससे पहले परफेक्ट की मीनिंग देख लो। पहला, कंप्लीटेड होगा ये एक्शन। दूसरा, बहुत अच्छे तरीके से इसमें और इंप्रूवमेंट की कोई भी गुंजाइश ना हो। तीसरा बच्चों जो इसका इफेक्ट होता है, इफेक्ट इन प्रेजेंट, इफेक्ट स्टिल इन प्रेजेंट, स्टिल इन
इसका प्रभाव अभी भी, काम तो खत्म हो गया पर प्रभाव बच्चों इसका अभी भी हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन तैयार करते पहले हम। कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन, क्या कहा बच्चों मैंने? कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन, कोई भी काम खत्म हो जाए, ठीक है, एट नॉन स्पेसिफिक पॉइंट, नॉन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। नॉन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या होता है, एक समझा रहा हूं आपको मैं, और एक और इसके बेटा इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं। एक्शन हैज कंप्लीटेड action has completed but impact is still in present। कोई भी काम बच्चों खत्म तो हो गया है लेकिन उस काम के खत्म होने का प्रभाव अभी भी है। कोई भी काम कभी भी खत्म हुआ हो, आज खत्म हुआ हो, कल खत्म हुआ हो, परसों खत्म हुआ हो, कभी भी खत्म बेटा हुआ हो, कोई भी काम कभी भी जो खत्म हुआ हो, लेकिन अगर उसका इंपैक्ट अभी भी है हमारे पास तो वो प्रेजेंट ही कहलाएगा और प्रेजेंट में परफेक्ट कहलाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल समझिए, मान लो कोई एक व्यक्ति मुखर्जी नगर से निकलता है और यहां से कहीं भी एक रास्ते से दुकान से एक क्वार्टर लेता है 8 बजे, अपने घर पहुंचता है 10 बजे या 9 बजे, अपने घर 8 बजे क्वार्टर लेता है, 9 बजे अपने घर पहुंचता है और 10 बजे तक सारा माहौल सेट, सब कुछ खत्म पी पा के पूरा माहौल सेट है भाई का, ठीक है। और रात के 1 बजे गली में हंगामा करता है, लोगों को अनाप शनाप बोलता है, जाने वाले को आने वाले को, घर लोगों को बाहर गेट बजाता है, गुप्ता जी बाहर निकलो, शर्मा जी बाहर निकलो, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत पावर है, बहुत पैसा है, सब चिल्ला रहा है, लोगों को अनाप शनाप बोल रहा है। जब उसको 4 लोग मारने आएंगे तो 2 लोग बचाने भी आएंगे कि भाई साहब मत मारो। क्यों नहीं मारे इसको भाई? क्योंकि इसने, हाँ जी, क्योंकि इसने पी रखी है। तो जब बोलेंगे पी रखी है, ये है प्रेजेंट। अरे मेरे भाई, पीने का काम तो रात के 10 बजे खत्म हो गया था लेकिन रात के 1 बजे भी हंगामा कर रहा है, तो आप क्यों बोल रहे हो पी रखी है? पीने का बच्चों कब खत्म हुआ? रात के 10 बजे, 9 बजे तक खत्म हो गया, सारा माहौल सेट है, और 1 बजे भी आप बोल रहे हो इसने पी रखी है, क्योंकि उसके पीने का प्रभाव अभी भी है। गेटिंग माय पॉइंट सर? कोई भी काम कभी भी खत्म हो जाए, अगर उसका प्रभाव अभी भी होगा, चाहे वो 4 दिन पहले खत्म हुआ होगा, उसका प्रभाव आज भी है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे और लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? उसको पास्ट नहीं करना। पास्ट वो कब होगा? जब काम भी खत्म और प्रभाव भी खत्म। बात समझ में आ रही भाई? कोई चीज पास्ट कब होती है? जब एक्शन भी कंप्लीटेड है और उसका इंपैक्ट भी बच्चों खत्म हो जाए, जब ही वो पास्ट बनेगा, अदरवाइज वो प्रेजेंट ही कहलाता है। ठीक, तो हम ये समझे एक बहुत लीनियंट सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों बीच में, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट। बेटा वो समझ लो कि अगर कोई काम कंप्लीटेड है, एक्शन खत्म है, उसका प्रभाव भी खत्म है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन एक्शन कंप्लीटेड है और उसका प्रभाव अभी हमारे पास क्या है, इंपैक्ट अभी हमारे पास है प्रेजेंट में, वो खत्म नहीं हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट, काम खत्म प्रभाव खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट, काम खत्म है लेकिन प्रभाव उसका अभी भी है। अच्छा, एक बात, अगली बात समझो, मैंने इसमें क्या कहा कि हमारे पास क्या होता है बच्चों कि ये नॉन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये समझना, नॉन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब बच्चों मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास अभी आपने बोला जस्ट नाउ, एग्जांपल समझो, अभी आपने क्या कहा बच्चों? जस्ट नाउ। ये जस्ट नाउ कैसा टाइम है? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब अगर मैं समझाने का काम करूं आपको डिटेल में, तो इसका मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टू ऑल ऑफ, मतलब समय का कोई ऐसा पॉइंट जो सबके लिए अलग। जैसे मैंने कहा जस्ट नाउ, बेटा जस्ट नाउ से आप कितना मिनट समझते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड। तो शायद कोई जस्ट नाउ से 30 सेकेंड समझता हो, कोई 2 मिनट समझता हो, कोई 1 मिनट समझता हो, कोई 10 मिनट समझता हो। तो ये जस्ट नाउ कैसा नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए डिफरेंट है। सबके लिए क्या ये डिफरेंट है? बात समझ में आ गई?
हालांकि अलग बात है, इंस्टाग्राम और फेसबुक इसको 1 मिनट मानते हैं, 1 मिनट तक जस्ट नाउ आता है, उसके बाद अगो आ जाता है, ठीक है भाई। लेकिन क्योंकि नॉन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे पास, टाइम सबका अलग अलग पाएगा, ठीक। जस्ट नाउ हो गया हमारे पास, रिसेंटली हो गया, ऑलरेडी हो गया, ठीक है, एवर हो गया, येट। इस येट को ध्यान से समझना बच्चों, इस येट को, बाकी और भी अभी बताएंगे बाद में। येट का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, और भी इसमें वर्ड है, जैसे हम देख लो, जैसे सो फार, अब तक, अप टिल नाउ, ठीक है। येट इंपॉर्टेंट थोड़ा, येट का मतलब होता है जो काम अभी तक हुआ नहीं लेकिन आगे होगा। जैसे जब आपके रिजल्ट आने होते हैं, या कोई आपका दोस्त आ रहा होता है अभी तक घर नहीं पहुंचा, तो उसे घर वाले, या फिर आप उसको फ़ोन करते हो या उसे घर वाले आपको फ़ोन करते हैं, हाँ भाई पहुंच गया, तो आप क्या बोलते हो, ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, अभी तक नहीं पहुंचा बट जल्दी वो पहुंच जाएगा। जब आपका रिजल्ट आना होता था 12वीं के बोर्ड का या फिर ग्रेजुएशन का, आपके रिश्तेदारों का फ़ोन आना शुरू हो जाता है, ठीक है भाई, तो आप क्या बोलते हो, रिजल्ट अभी नहीं आया तो रिजल्ट हैज़ बीन नॉट डिक्लेयर येट, कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। तो येट का मतलब होता है कोई भी काम जो अभी हुआ नहीं है लेकिन वो जल्दी ही हो जाएगा, या होने वाला है, या आगे होगा जरूर, ठीक है भाई। जैसे मान लो दोस्त का फोन है, अभी आज शाम का क्या प्रोग्राम है, आपने क्या बोल दिया, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया, बस जल्दी डिसाइड करूंगा शाम में करना क्या है, ठीक है जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात समझना बच्चों, इसमें आप जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होगी, सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि काम उसमें कंप्लीटेड होगा, आपका जो भी काम है वो कंप्लीटेड रहेगा बच्चों, और उसमें उसका इम्पैक्ट जो है ना, अभी काम तो खत्म नहीं, उसका प्रभाव अभी रहेगा, प्रभाव खत्म नहीं हुआ। अगर प्रभाव भी खत्म हो गया बच्चों तो वो पास्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, वो पास्ट बन जाएगा। और यही सेम हमारे पास जो चीजें हैं वो पास्ट इंडेफिनिट चलती हैं। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं बेटा, जिसमें काम भी खत्म और उसका प्रभाव भी खत्म। बात समझ में आएगी सर? तो इतना ही काफी रहेगा आज के लिए। अब बाकी आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सभी को।